नमस्कार। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफ़ी मजबूत हो गया है। एक तरफ जहां भारत को कई देशों से संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए समर्थन मिल रहा है, वहीं भारत संयुक्त राष्ट्र में अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ का भी तुरंत जवाब देता है। इन्हीं सब विषयों पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया। भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद, नशे के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का गढ़ है। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों को बाधित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. A reference has been made to some proposal of strategic restraint. There can be no compact with terrorism. In fact, Pakistan should realize that cross-border terrorism against India will inevitably invite consequences. भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता आया है। ऐसे में उसका किसी अन्य देश पर उंगली उठाना हास्यास्पद है। पाकिस्तान वो देश है जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. Mr. President, we are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies.
Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रभु दयाल जुड़ रहे हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़ रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रभु दयाल जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। पाकिस्तान फिर एक बार वही राग अलाप रहा है, जबकि भारत में इस वक्त जम्मू और कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। किस तरह से चुनाव में जनता वहां पर हिस्सा ले रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में पाकिस्तान का फिर वही राग अलापना, क्या कुछ कहेंगे प्रभु दयाल जी? देखिए, पाकिस्तान की तो आदत ही है कि वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो हमेशा से ये राग अलापता आ रहा है, जिसका आपने जिक्र किया कि जम्मू एंड कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और भारत ने जो नीति अपनाई है वो जम्मू एंड कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। और वास्तविक तौर पर जैसा आपने कहा, जम्मू एंड कश्मीर में शांतिपूर्ण अभी चुनाव हुए हैं और दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि खुद गए चुनावों को देखने के लिए और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उनके विचार में ये जो चुनाव थे शांतिपूर्ण और बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर हुए। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग हैं उनको तो हर तरह से आजादी प्राप्त है, उनकी हालत बहुत अच्छी है। उस तरफ पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके मानव अधिकारों का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और वहां पर कितने विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, कितनी बार वहां के लोग ये शोर मचा रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से अलग होने की इच्छा है। तो पाकिस्तान चाहे जो कहता रहे, दुनिया को सब पता है। और हमारी प्रतिनिधि ने जो करारा जवाब दिया शहबाज शरीफ की स्पीच के में, जो उन्होंने करारा जवाब दिया वो बहुत बेहतरीन था और उन्होंने हर तरह से ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो बेबुनियाद है और हम उसका बहुत खंडन करते हैं और दुनिया के सामने असलियत पेश करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या है और उसकी हैसियत क्या है। हम इतने बड़े डेमोक्रेसी हैं और पाकिस्तान जो है वो एक मिलिट्री राज है, ना वहाँ कोई डेमोक्रेसी है, ना हालत अच्छी है। और उसके पास कहां से ये अधिकार आ गया कि हमारे ऊपर वो उंगली उठा? बिल्कुल। अतुल अनेजा जी, जिस तरह से प्रभु दयाल जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है और ये पूरी दुनिया देख रही है, जो पीओके के अंदर के जो विजुअल्स हैं पिछले कुछ महीनों में आए भी थे कि किस तरह से वहाँ की जनता आक्रोशित है पाकिस्तान की सरकार को लेकर के, वहाँ के प्रशासन को लेकर के। और इधर अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ कर निकल रहे हैं, चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का फिर कश्मीर राग उठाना और साथ ही साथ आर्टिकल 370 को लेकर के बयान देना, क्या कुछ लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने घर के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको छिपाने के लिए एक बार फिर इस मुद्दे को दुनिया के मंच पर उठा रहा है? चंद्रशेखर जी, ये बात तो सही है कि एक डाइवर्शनरी टैक्टिक है ये, कि अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स इतनी है पाकिस्तान की, अब उनके प्रांतों में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो इन द सेपरेटिज्म की बात चल रही है। वहाँ पर कब तक केपी और बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपने सॉवरेंटी उस पर रख सकता है, उस पर बड़ा सवाल ऑलरेडी है। अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशंस इतने ख़राब है और जो इंटरनल टर्मोइल चल रहा है, जो एक तरह से जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो इतनी ख़राब है इस वक्त, और साथ साथ जो एक वो चल रहा है इमरान खान को जेल के अंदर किया हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो बातें हो रही है, एक तरह से कंट्री अंदर से कैप्साइज कर रहा है, टूट रहा है, हमें दिख रहा है। ये मिलिट्री एक तरफ जा रही है और जो पॉलिटिकल क्लास है दूसरी तरफ है, जुडिशरी की तो बात ही ना करे उतना बेटर है। वो एक फेलिंग स्टेट हमें सामने नजर आ रही है। इसलिए फेलिंग स्टेट जब होती है और उसके अपने नागरिक उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो उसके लिए डाइवर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और वही घिसा पिटा आलाप एक बार फिर उन्होंने किया है कश्मीर के ऊपर लेके।
आर्टिकल 370 के ऊपर लेके ह्यूमन राइट्स की बात जो प्रभुदयाल जी कर रहे थे, तो एक तरह से उसकी कोई ट्रैक्शन नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ट्रैक्शन इंटरनल भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर उनके टेलीविजन चैनल्स वगैरह पे देखो तो लोग अब उनके नैरेटिव को मानते ही नहीं। और बाहर के लोग तो खैर वो तो सच्चाई जानते ही हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अब मुझे लगता है कि भारत ने जो जवाब दिया है, बहुत करारा जवाब दिया है, कि एक तरह से ये कहा है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, वो तो एक नार्को टेररिस्ट स्टेट है। क्योंकि ड्रग्स वाला एलिमेंट इस बार अच्छे से सामने लाया गया है इस स्पीच में, और टेररिज्म का तो है ही है। उसके फिर कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे वो टेररिज्म जो है 26/11 हो, चाहे मार्केट प्लेसेस हो, उन सब का उल्लेख किया है जो हमने जवाब दिया है। तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि वो एक ज़ीरो क्रेडिबिलिटी वाली नार्को टेररिस्ट स्टेट है। और ये जवाब जो है, जो काउंटर नैरेटिव इंडिया का आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, मुझे लगता है इसके ऊपर लोग जो हैं, अब केंद्र बिंदु इधर जाएगा। जो एक तरह से इनिशिएटिव जो सीज किया है इस कॉन्वर्सेशन में, मुझे लगता है वो कर लिया है। इसके ऊपर हम बिल्डअप करें तो और मुझे लगता है वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक नॉन क्रेडिबल नार्को टेररिस्ट स्टेट है। चलिए ठीक है, डिप्लोमेटिकली जो जवाब पाकिस्तान को देना था वो दिया जा चुका है, और पाकिस्तान की हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान जिन मामलों को उठा रहा है, चाहे वो आर्टिकल 370 की बात कर रहा हो या जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हो, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, लोग निकल के सामने आ रहे हैं, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो इन चुनावों में हिस्सा ले रही हैं। इसलिए एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है, जो भारत किस तरह से मजबूत हो रहा है संयुक्त राष्ट्र में, भारत को किस तरह से समर्थन मिल रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में एक बार फिर कई देशों ने भारत के पक्ष में आवाज बुलंद की है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन और पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस समय 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। 5 स्थायी सदस्य रूस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और अति आवश्यक सुधारों की मांग करता रहा है। विश्व पटल पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए कई देश काफी समय से UNSC में भारत की सीट की वकालत करते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में एक बार फिर कई देशों ने भारत के पक्ष में आवाज बुलंद की। फ्रांस के बाद ब्रिटेन और पुर्तगाल ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा परिषद में और प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए इसमें सुधार करना होगा। यूएनएससी को राजनीति के प्रभाव में पंगु होने के बजाय कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला निकाय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में अफ्रीका को स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके साथ ही भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी को भी स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। गुरुवार को ही पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए इसमें भारत, ब्राजील और अफ्रीका महाद्वीप को शामिल किए जाने की बात कही। इससे पहले बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की वकालत की थी। उन्होंने ब्राजील, जापान, जर्मनी और 2 अफ्रीकी देशों की सदस्यता का भी समर्थन किया। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस समय 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 2 साल के कार्यकाल के लिए किया जाता है। 5 स्थायी सदस्य रूस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं। उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। भारत का मानना है कि उसे संयुक्त राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण मंच पर स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत की दलील है कि 1945 में स्थापित 15 सदस्यीय परिषद बेहद पुरानी व्यवस्था और 21वीं सदी के वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने में विफल है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, फॉरेन पॉलिसी हैं। सबसे पहले अतुल अनेजा जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार वो ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, चाहे हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें या दूसरे मंचों की बात करें, वहाँ पर सुधार होने चाहिए और ख़ासकर भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और एक वक्त ऐसा था, कई सालों पहले हम देखते थे कि भारत की इस बात को मजबूती से नहीं लिया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से भारत को समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, ये एक बदलाव ज़रूर आया है, क्योंकि हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप काफ़ी अरसे से भारत कह रहा है, लेकिन स्थिति में बदलाव है। एक तो जिस तरह से G20 में हमने देखा कि भारत ने जिस तरह से नेतृत्व किया एक ऑर्गेनाइजेशन का, 56 सदस्य अफ्रीकन यूनियन के ज्वाइन किए, हमने उनकी वकालत की और उनको लेके आए। भारत की आर्थिक स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर है। अब हम जो है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो पहले नहीं थे। फिर जो कोविड के समय, उस टाइम पे जब दुनिया की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे जा रही थी, भारत ने रेजिलियंस शो की और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को ही नहीं किया, लेकिन एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का काम किया है। एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली कि वैक्सीन्स पहुंचाई जाए और जो दवाइयां हैं उस टाइम पे पहुंचाई जाए। जहाँ तक बात आती है, विश्व में कहीं भी डिज़ास्टर होता है, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो नेपाल में हो, भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह अपनी जो टेरिटरी से बाहर जाके मदद करता है लोगों की। तो एक तरह से भारत के क्रेडेंशियल्स, जो प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं, तो उसमें बहुत एक वजन आ गया है। हर पहलू से अगर देखा है कि भारत के क्रेडेंशियल्स अब बहुत मजबूत हैं। और उसके कारण, क्योंकि हमने एक और चीज़ की है, अब प्रधानमंत्री जब अमेरिका थे तो उन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया की समस्या हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इनोवेशन हो, भारत उसके बीच में रहेगा ही रहेगा। एक तरह से इंटरनेशनल छवि, भारत की सेल्फ परसेप्शन जो है कि अब हमारा टाइम आ गया है कि हम ग्लोबल समस्याओं का समाधान करें, इसलिए हमको ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में ज़रूरत है और आवश्यकता है, और दुनिया समझ रही है इस बात को। तो ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, जिसके कारण बहुत से लोग, बहुत से देश अब मानने के लिए तैयार हैं और वकालत करने के तैयार हैं कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे, उनको भारत को शामिल करने की ज़रूरत है। आपने उदाहरण दिए 4-5 अभी, फ्रांस से लेके पोर्चुगल और भी कई देश थे जिन्होंने ये कहा कि भारत को अब सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनना चाहिए। तो एक तरह से एक नई परसेप्शन है भारत के बारे में दुनिया में।
और उसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद लीडरशिप शो की है, वो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। प्रभुदयाल जी, जो अतुल अनेजा जी कह रहे हैं, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। भारत कई सारी जो दुनिया की समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस भी देता है। हम सोलर अलायंस की बात करें या मिशन लाइफ की बात करें, उसके अलावा जहां कहीं भी परेशानी खड़ी होती है वहां पर भारत मदद पहुंचाता है। ऐसे में जो भारत की बुलंद आवाज़ है, या भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से सत्ता में आए हैं वो लगातार कहते रहे हैं कि रिफॉर्म होने चाहिए, भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से दूसरे देशों की ओर से समर्थन मिल रहा है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत का संदेश दूसरे देशों तक बड़े स्पष्ट शब्दों में पहुंचा है कि हमारा विश्वास है वसुदेव कुटुंबकम। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली के तौर पे है और हमारा भविष्य साथ साथ आगे जाएगा। तो हमारी ये कोशिश कि हम दूसरे देशों को अपने साथ लेकर चलें, एकजुट होकर सब देश काम करें, ये बात दूसरों पे असर दे रही है। और इसीलिए भारत का जो कद है इंटरनेशनल स्फीयर में वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अतुल अनेजा जी ने कई ऐसे उदाहरण दिए जिनसे ये बात स्पष्ट होती है कि किस तरह से हमारा इंटरनेशनल स्टेचर अब इतना बढ़ गया है कि दूसरे देश ये आगे आकर कह रहे हैं कि भारत जैसे देश को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। जैसा आपने खुद कहा, अभी हाल में ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, इसके अलावा पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर और भूटान के हेड ने जो यूएन में स्पीच दी उसमें साफ साफ ये कहा कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। ठीक है। प्रभुदयाल जी, रुकावट क्या है? जी प्रभुदयाल जी, ये जो रुकावट है इसके बारे में हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वक्त कम है, बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। तो सीधे प्रभुदयाल जी, आप बता रहे थे कि जब इतना सारा समर्थन मिल रहा है तो रुकावट कहां पर है? बहुत संक्षेप में बताइएगा। चीन एक रुकावट है, वो चीन। और दुनिया जान गई है कि चीन जो है वो एक नेगेटिव फैक्टर है। दुनिया में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं
उनमें बहुत सी समस्याओं के पीछे चीन का हाथ है। जैसे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसका विस्तारवाद देखने में आ रहा है, तो चीन जो है वो नहीं चाहता कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, क्योंकि चीन चाहता है कि उसी का दबदबा बना रहे। ठीक है, एक ही अतुल अनेजा रुकावट जी, है हमारे अतुल अनेजा सामने। जी, अब बिल्कुल अंत में हम हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? जो प्रभुदयाल जी कह रहे हैं उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे? चाइना फैक्टर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हम इसका समाधान कैसे ढूंढें? क्योंकि क्या हम गैंग अप कर सकते हैं? पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ है, लेकिन एक तरह से चाइना भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। हमें एक डुअल पॉलिसी, एक जो बॉर्डर पे हो रहा है उसको हमको बिल्कुल मजबूत रहना है वहां पर, लेकिन साथ साथ एक एंगेजमेंट और डायलॉग, जो डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, किस लेवल पे हो वो पता नहीं, लेकिन वो जरूरी है कि एक ट्रैक चाइना के साथ भी शुरू हो जाए बिना हमारे गार्ड लोअर किए बॉर्डर पे। सर बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो भारत का कद काफ़ी बढ़ चुका है संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें या विश्व की बात करें। कई सारे बड़े देश चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बने। कुछ परेशानियां भी हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये परेशानियां भी दूर होंगी। नमस्कार।